नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां सीएम योगी ने बारिश ओलावृष्टि से नुकसान की समीक्षा की है। सभी जिलों में फसलों को हुए नुकसान की जानकारी ली है। सीएम ने सर्वे कराकर कृषि निवेश अनुदान राहत के लिए निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। 11 जिलों के कुल 1,07,523 किसानों का नुकसान हुआ है और इसको लेकर करीब कितना क्षेत्रफल, कृषि क्षेत्रफल बारिश से प्रभावित हुआ है, उसका भी आकलन किया गया है और इसको लेकर जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि किस तरीके से राहत पहुंचानी है किसानों को, क्योंकि इस मौसम की वजह से उनकी जो तैयार फसल थी वो नष्ट हुई है और इस वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों की परेशानी की ओर ध्यान दिया है और जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए कही गई थी उसकी समीक्षा की है कि कितना नुकसान हुआ है और कितने कृषि क्षेत्रफल का नुकसान हुआ है। इसको लेकर जिला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। तो जिला अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। 11 जिलों के कुल 1,07,523 किसानों का नुकसान हुआ है। कुल 35,480.52 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल बारिश से प्रभावित हुआ है। लखनऊ से अब खबर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है। आज प्रतापगढ़ जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी कार्यालय पर बैठक करेंगे। विकास भवन में विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है आज, जिस दौरान विकास कार्यों की वो समीक्षा करेंगे। आज प्रतापगढ़ जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो बीजेपी कार्यालय पर बैठक भी करेंगे, विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और इस समीक्षा के जरिए आकलन किया जाएगा कि किस तरीके से विकास कार्य तेजी के साथ चल रहे हैं, उसमें कितनी और ज्यादा गति लाने की जरूरत है। इसको लेकर भी दिशा निर्देश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से दिए जाएंगे। तो आज प्रतापगढ़ जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, खास दौरा उनका प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है और लगातार निकाय चुनाव को लेकर भी वो ग्राउंड जीरो पर हैं और अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज प्रतापगढ़ का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी होगी, समीक्षा भी करेंगे। विकास कार्यों को लेकर खासतौर से जानकारी लेंगे, फीडबैक लेंगे और इसी के साथ विकास कार्यों में कितनी तेजी के साथ काम करना है, इसको लेकर निर्देश भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से जारी किए जाएंगे इस बैठक के जरिए। तो महत्वपूर्ण ये खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है आज, जहां आज प्रतापगढ़ जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और इस दौरान बीजेपी कार्यालय पर बैठक होगी, जिस दौरान पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। विकास भवन में विकास कार्यों की खासतौर से समीक्षा करनी है, तो विकास कार्यों से जुड़े संबंधित अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो आज प्रतापगढ़ जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनोज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु, क्या जानकारी, आज डिप्टी सीएम का दौरा है प्रतापगढ़ में और बैठक भी है विकास भवन में, विकास कार्यों की उनको समीक्षा भी करनी है, क्या कुछ और अपडेट उनके दौरे से जुड़ी हुई? हालांकि मैं आपको बता दें, प्रतापगढ़ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है, जहाँ 11 बजे 30 मिनट पहुंचेंगे। वह इलाहाबाद प्रतापगढ़ आएंगे, जहाँ विकास कार्यों की हकीकत जानेंगे। उसके बाद वह 3:40 मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, कई स्थानों का निरीक्षण करेंगे। जैसे मैं आपको रंजीतपुर चिलबिला में गौ संरक्षण केंद्र बना है, तो वहीं गढ़वारा में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बना है, वहीं सुकुलपुर में जीआईसी भवन है, सिटी मलियन बस्ती और बढ़नी में निर्मित अक्षम विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मैं बात की जाए जो जितने बिल्कुल, तो देखिए विकास कार्यों का उनको समीक्षा भी करनी है और इसी के चलते खास दौरा बताया जा रहा है। मनु, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका।
लखनऊ से अब खबर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा आज रायबरेली जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव काशीराम की प्रतिमा का अखिलेश यादव अनावरण करेंगे। कई अन्य कार्यक्रम में भी अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। तो आज रायबरेली जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां सबसे पहले काशीराम की प्रतिमा का अखिलेश यादव अनावरण करेंगे। कई अन्य कार्यक्रमों में भी अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा है आज, जहां आज रायबरेली जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। काशीराम की प्रतिमा का अखिलेश यादव आज अनावरण भी करेंगे। कई और बड़े कार्यक्रम भी उनके निर्धारित हैं, उसमें भी शिरकत करेंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा आज, जहां आज रायबरेली जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। काशीराम की प्रतिमा का अखिलेश यादव अनावरण करेंगे। कई अन्य कार्यक्रम में भी अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता असद हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ अपडेट? सपा अध्यक्ष का दौरा है, बड़े कार्यक्रम उनके बताए जा रहे हैं, काशीराम की प्रतिमा का अनावरण भी करना है, क्या कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव का दौरा ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव से पहले ये दौरा लग रहा है। और दूसरी चीज ये कि सबसे पहले वो तकरीबन 12:30 बजे जगतपुर पहुंचेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक जो हैं डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, विधायक ऊंचाहार, वो उनका कार्यकर्ताओं के साथ भाव स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। और तत्पश्चात उसके बाद वहां से निकलेंगे। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ये स्कूल है, गदागंज थाने पर पड़ता है, गदागंज थाने क्षेत्र में पड़ता है, महामाया डिग्री कॉलेज, जहां पर काशीराम, मान्यवर काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं उनके स्वर्गीय पिताजी हैं जो उनकी भी मूर्ति का अनावरण करेंगे। और एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है। फिलहाल अभी जनसभा के बारे में आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं दी गई है, क्योंकि कोई ऐसी परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रोटोकॉल है वो उसमें ये बताया गया है कि एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, करीब कितनी देर का वक्त रायबरेली में बिताएंगे सपा अध्यक्ष? देखिए, जो समय निर्धारित जो हम लोगों को अपडेट मिली है वो तकरीबन ये 10 बजे वहां से निकलने का, लखनऊ से प्रस्थान करने का इनका समय है। और करीब ये 12:30 बजे जो जगतपुर थाना है वहां पहुंचेंगे, जहां डॉक्टर मनोज कुमार पांडे कार्यकर्ताओं के साथ इनका स्वागत करेंगे। और तत्पश्चात ये वहां से निकलेंगे, मान्यवर काशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य के पिताजी की भी मूर्ति का अनावरण रखा गया, उन्हीं के महामाया डिग्री कॉलेज जो है उस पे। और तकरीबन ये 2:30 बजे सड़क मार्ग से होते हुए लखनऊ जाने का इनका जो प्रोग्राम। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद, आपका नजर बना के रखिएगा। मथुरा से अब खबर, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला आज से शुरू हो सकती है। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की प्रक्रिया आज कोर्ट के अमीन सर्वे के आदेश को रिसीव कर सकते हैं अमीन, जहां कोर्ट ने 8 दिसंबर को ही अमीन सर्वे के जारी आदेश कर दिए थे। मुस्लिम अधिवक्ता के हस्तक्षेप के बाद कोर्ट ने रिजर्व किया था आदेश। तो आज कोर्ट के अमीन सर्वे के आदेश को रिसीव कर सकते हैं और आज सर्वे की शुरुआत हो सकती है। कोर्ट ने 8 दिसंबर को ही अमीन सर्वे के आदेश जारी कर दिए थे। तो मुस्लिम अधिवक्ता के हस्तक्षेप के बाद कोर्ट ने आदेश रिजर्व रखा था। तो कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज सर्वे की शुरुआत हो सकती है। शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके आदेश हैं, जहां आज कोर्ट के अमीन सर्वे के आदेश को रिसीव किया जा सकता है। कोर्ट ने 8 दिसंबर को ही अमीन सर्वे के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन मुस्लिम अधिवक्ता के हस्तक्षेप के बाद कोर्ट ने रिजर्व किया था आदेश। लेकिन अब इस ओर विचार किया जा सकता है और आज ये सर्वे शुरू हो सकता है। तो आज से सर्वे की शुरुआत हो सकती है शाही ईदगाह में। आज कोर्ट के अमीन सर्वे के आदेश को रिसीव कर सकते हैं। कोर्ट ने 8 दिसंबर को ही अमीन सर्वे के जारी आदेश कर दिए थे। मुस्लिम अधिवक्ता के हस्तक्षेप के बाद कोर्ट ने आदेश
रिजर्व किया था। तो मथुरा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां शाही ईदगाह और कृष्ण जन्म स्थान मामले में जो विवाद है उसको लेकर अपील की जा रही थी कि उसका शाही जो मस्जिद है उसका सर्वे किया जाए और इसकी इजाजत 8 दिसंबर को कोर्ट की तरफ से दी गई है, आदेश दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले मुस्लिम अधिवक्ता के हस्तक्षेप के बाद कोर्ट ने इस आदेश को रिजर्व किया था। लेकिन आज से ईदगाह में, मस्जिद में खासतौर से सर्वे की शुरुआत हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवादा पहुंचे। अमित शाह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिले के हिसुआ स्थित अंतर विद्यालय के मैदान में आयोजित जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। मैं आज नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू, आपके जीवन में आपने कई पार्टियां बदली हैं, कई लोगों को धोखा दिया है, मगर एक बार जिस यूपीए में आप गए हो, लालू प्रसाद जी के साथ गए हो, इसने बिहार को क्या दिया बताइए। 2009 से 14 में बिहार को सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लाभुकों को 2 साल से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। हर महीने 4.25 लाख मैट्रिक टन अनाज बिहार के गरीबों को मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त। माताओं, भाइयों, बहनों, बिहार में 85 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम हो रहा है। मोदी जी ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर का ही पुनः निर्माण का काम किया है और आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है, चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं तो बिहार में जिस तरीके से हिंसा बढ़ रही है और उसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह का ये संबोधन, जिस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा कि बिहार में ये कैसा कानून व्यवस्था है, क्या ये सुशासन इसे कहेंगे या बिहार में लौट आया है जंगल राज। ये बड़े सवाल खड़े किए गृहमंत्री अमित शाह ने और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इशारा किया कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई पार्टियां बदली हैं, उसको लेकर भी गृहमंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है नीतीश कुमार पर और लगातार बिहार में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था किस तरीके से कायम की जा रही है, क्या ये सुशासन है, जंगल राज लौट आया है बिहार में। इस ओर भी जिक्र किया है गृहमंत्री अमित शाह ने। तो बड़े सवाल खड़े किए अपने इस दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने लगातार बिहार में बढ़ रही हिंसा को लेकर, साथ ही साथ जो बड़े मुद्दे हैं बिहार से जुड़े हुए उनका भी जिक्र किया और बड़ा सवाल कि क्या लौट आया है जंगल राज, इसका भी जिक्र करते गृहमंत्री अमित शाह नजर आए। देश में कोरोना को लेकर पहली बार लॉकडाउन कब लगा, शायद ही किसी को अब याद हो। हम सब कोरोना काल में की गई सावधानियों को भी भूल चुके हैं, यह भी सच है। आज हम कोरोना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या फिर उसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है, जिस खतरनाक का मंजर से हम अभी तक पूरी तरीके से बाहर नहीं आए। उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट देखिए।
वो फिर लौट आया है। एक बार फिर कहर बरपाने लगा है। एक बार फिर अस्पतालों में इसका खौफ दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,824 नए केस। देश का ये कोरोना मीटर भले ही आपको नॉर्मल लगे, लेकिन इससे पहले भी देश में कोरोना केस की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। इसके बाद इस महामारी ने पूरे देश को अपने जाल में लपेटा और हजारों लोगों को अपने आगोश में लेकर मौत का तांडव दिखाया था। उस मंजर को याद करते ही आंखें नम हो जाती हैं। शायद ही देश में कोई ऐसा हो जिसने किसी अपने को ना खोया हो, और अपनों को खोने का दर्द हम और आप अच्छे से जानते हैं। कोरोना महामारी में कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में एक के बाद एक मौत होती चली गई। कहीं पत्नी, कहीं पति ने कोरोना में दम तोड़ दिया, तो कहीं माँ, कहीं बेटे ने दम तोड़ा। ऐसे में कोरोना महामारी ने इन परिवार से अपनों को जुदा किया। चारों तरफ जलती लाशें, चीख पुकार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बता दें कि कोरोना का ये आंकड़ा पिछले 6 महीने से सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़कर 18,389 हो गई है। इस बीच वायरस से 5 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या की अगर हम बात करें तो आंकड़ा 5.3 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को 2,994 केस मिले थे। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 2.87% दर्ज किया गया है, जबकि वीकली संक्रमण रेट 2.24% है। लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को पूरी तरीके से अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं, ताकि इस महामारी के असर को बेअसर किया जा सके। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बात कर लेते हैं जनपद बुलंदशहर में कोविड मरीजों की संख्या करीबन 6 पहुंच चुकी है। लगातार मरीज निकल कर आ रहे हैं, जिसको लेकर सीएम ने तमाम जितने भी अधिकारी कोविड जो प्रभारी है उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में स्कैनिंग की जाए और स्कैनिंग करके उनको दवा का सुनिश्चित की जाए और मास्क लगाने के लिए अस्पताल में अनिवार्य करा है। अब देखना होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट घोषित किया है कोविड को लेकर, अब देखना होगा अधिकारी किस तरीके से पालन करा रहे हैं। हालांकि बुलंदशहर में जो एक्टिव की संख्या 6 बताई जा रही है वो भिन्न भिन्न जनपद के क्षेत्र से निकल कर आ रही है। अस्पतालों में स्कैनिंग की जा रही है और मास्क लगाने के अनिवार्य करा गया है। हालांकि मौसम चेंज हो रहा है, जिसके चलते खांसी और जुकाम के ज़्यादा अस्पतालों में पेशेंट निकल कर आ रहे हैं। उनका भी स्कैन किया जा रहा है कि ताकि कोविड को बचाया जाए और मास्क लगाकर ही बाहर निकाला जाए और अस्पताल में आया जाए। अब देखना होगा कि जिस तरीके के यूपी सरकार लगातार निर्देश दे रहे हैं कि सीएससी प्रभारियों और सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि कोविडों के जो मरीज निकल कर आ रहे हैं उनको स्कैनिंग और मास्क लगाए जाए, उनको बचाव हेतु के लिए मरीजों को सलाह दी जाए। इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि अगर हम अभी से सावधान नहीं हुए तो हम फिर से एक बार उसी भयानक दशा और दिशा में पहुंच जाएंगे। सावधानी ही इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। ऐसे में हम सबको एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई हम सब के लिए नई नहीं है। हम पहले भी इस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं। कोरोना वायरस से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, जरूरत पड़ने पर आयुर्वेदिक औषधियों और सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सीतापुर से अब खबर चुनावी विवाद में 2 पक्षों में बवाल हुआ। दोनों पक्षों की ओर से मारपीट और पत्थरबाजी की गई। मारपीट के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट और पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी घायल हो गए। कस्बे में कई थानों की पुलिस तैनात की गई है। सीतापुर के थाना तंबौर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 पक्षों में मारपीट हुई है और इस वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट के दौरान मारपीट और पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।
सीतापुर के थाना तंबौर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल स्थिति को देखते हुए कस्बे में कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। चुनावी विवाद में दो पक्षों के बीच बवाल हुआ है और ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है, पत्थरबाजी तक नौबत आ गई और इस वजह से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मारपीट के दौरान उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं मारपीट और पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। कस्बे में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है? देखिए, दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद पत्थरबाजी और मारपीट तक बढ़ गया, दो लोग घायल भी हुए हैं, क्या ये पूरा मामला रहा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर का एक तंबौर इलाका है जहाँ पे ये चुनाव जो नगर पालिका चुनाव होने हैं, इसको लेकर ये विवाद हुआ दो पक्षों के बीच। विवाद एक पूर्व प्रत्याशी है और एक जो इस बार चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं उनके समर्थकों के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि जो नए प्रत्याशी इस बार अपना मन बना चुके हैं उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद समर्थकों ने मुख्य चौराहे पर जाम लगाने का प्रयास किया, जिसको लेकर पुलिस से उनकी झड़प हुई। इस दरमियान लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की, जिससे नाराज पुलिस ने कुछ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया। तो कुल मिलाकर हालात बेहद तनावपूर्ण है और उसको काबू में करने के लिए कई थानों के मौके पर पुलिस लगाई गई और कई घंटे तक पुलिस गश्त करती रही, रोड मार्च करती रही, तब जाके हालात सामान्य हुए। जी बिल्कुल। फिलहाल इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है जिसने इस पूरे मामले को बढ़ाया, कहीं ना कहीं उसको लेकर जांच की गई? देखिए, पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई पुलिस अधिकारियों को जिला मुख्यालय से अगल बगल के अन्य सर्किल ऑफिसर्स को, डिप्टी एसपी को वहां पे लगाया गया है। पूरे मामले की वीडियो फुटेज इकट्ठा किए गए हैं और उसके बाद पुलिस का कहना है कि सुबह तक सारी चीजों को समझने के बाद जो आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ बिल्कुल किस तरीके से कार्रवाई होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।